लगभग 122 या 23 बच्चों को गुजरात ले गया था, नाबालिग बच्चों को। तो लड़कों का तो हम सुनते ही है, पर कुछ लड़कियों को भी उस लड़के को रेस्क्यू करके हमने रखा। परंतु जब एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, उन्हें खुशी है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला। मेरे पिताजी फौज में थे। लड़कियां तो बाल विवाह रुकाने के लिए मेरे पास बहुत फ़ोन करती थी। मेरा जन्म मेड़ता के एक छोटे से गाँव गगराना में हुआ था। नमस्कार साथियों, द राजस्थान हाउस में आज हमारे साथ हैं पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संगीता बेनीवाल। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुबह से आप सभाएं कर रही हैं, जन संवाद कर रही हैं। 10:30 बज रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है। कैसे इतनी एनर्जी आप ला पाती हैं? आपके बेटे मेरे को मिले, वो बता रहे हैं मम्मा तो रात को 2 बजे सोएंगी, फिर सुबह जल्दी उठ के 7:30 बजे वो अपने कैंपेन में लग जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, जब पार्टी ने और आलाकमान ने भरोसा विश्वास जताया है। आज तक पार्षद का चुनाव लड़ा था, देश की सबसे छोटी पंचायत, और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो जो पार्टी ने भरोसा किया है उस पर खरे उतरने के लिए अपनी मेहनत और प्रयास करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। इस वजह से जा रहे हैं। जहां तक आपको लग रहा है कि अब फिर भी इतनी एनर्जी है, जहां पर भी जा रहे हैं, जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, जो भी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं, वो इतना उत्साह है उनके अंदर, इतना जोश जुनून है, उन्हें खुशी है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला। तो उस सब को देखकर एनर्जी बनी रहती है। जी मैम, आपने खाना खाया अब तक? क्या आप खाएंगे? नहीं। या फिर आपके कार्यकर्ता आपको टाइम दे रहे हैं इतना कि आप खाना भी खा पाओ? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। तो जैसे ही सबसे बात हो जाएगी उसके बाद ही खाएंगे। हम जानना चाहेंगे आपके अपब्रिंगिंग के बारे में, आपका बचपन का आप हमको पृष्ठभूमि बताइए। बिल्कुल, देखिए, मेरा जन्म मेड़ता के एक छोटे से गांव गगराना में हुआ था। मेरे पिताजी फ़ौज में थे और 3 बहन और 1 भाई, बड़ा परिवार होने की वजह से उस वक्त फ़ौज में इतना था नहीं। पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल अपना शुरू किया और नसीराबाद में मेरी शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने केंद्रीय विद्यालय तक में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने अजमेर सोफिया कॉलेज से अपना कॉलेज किया और मास्टर्स की डिग्री ली। विवाह उपरांत मैं जोधपुर आ गई और चूँकि मेरे ससुर जी जज थे और हस्बैंड वकील थे, पूरा परिवार ही जुडिशरी लाइफ में था, तो यहाँ आकर मैंने भी अपनी वकालत की। 2004 में मेरी वकालत की डिग्री जब पूरी हुई, उसी वक्त उसी माह मुझे मेरा जो वार्ड है, मेरा जो क्षेत्र है, वो महिला हो गया था रिजर्व्ड। तो आदरणीय अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से उन्होंने स्वयं, मुलाकात जब हुई, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको राजनीति में आना चाहिए। कोई संस्कार में हम लोग गए हुए थे, वहाँ मेरी उनसे नमस्कार और मुलाकात हुई। मेरा वार्ड भी उस वक्त सौभाग्य से महिला था, उन्होंने मुझको मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा। तब इतनी रुचि नहीं थी, पर जब देखा कि अपनी ये पढ़ाई काम आ रही है, अपन जनता के लिए विकास कार्य करवा पा रहे हैं, सड़क बनवा पा रहे हैं, BPL बनवा पा रहे हैं, वो देखकर मेरे को दिल को सुकून मिलने लगा कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, मैं विकास करवा पा रही हूँ। तो मेरा जुनून और जोश राजनीति की तरफ आगे बढ़ गया। तो पहले मेरे को था कि मैं जज बनूंगी, पर फिर मैं सामाजिक सेवा में आगे बढ़ी। लगातार 2 बार मैं पार्षद रही, फिर जिलाध्यक्ष रही। फिर मुझे मेरी मेहनत को देखते हुए विधायक का टिकट मैंने मांगा था लूनी से, परंतु नहीं मिल पाया। उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे सरकार आते ही सबसे पहला अपॉइंटमेंट राजस्थान में अगर किसी को मिला तो मुझे मिला। और फिर उसके बाद मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मेरे काम को देखते हुए मुझे पुनः 3 साल का कार्यकाल दिया गया, जिसको कि अभी 2 साल बाकी हैं। परंतु आलाकमान ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया तो मैंने उससे त्यागपत्र दे दिया और सांसद के प्रत्याशी के रूप में अपनी मेहनत कर रही हूँ। जब आप अभी पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपने जुडिशरी छोड़ के और पॉलिटिक्स को चुना, अभी आप कितना सेटिस्फेक्शन है आपको इसको लेके? जब आप लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं आप दूर कर पाती है? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कानून की कुर्सी पर बैठकर न्याय करना चाहती थी, परंतु राजनीति सफ़र में आने के बाद बाल आयोग अध्यक्ष बनकर बच्चों के लिए मैंने न्याय किया। कई बच्चों को मैंने न्याय दिलवाया, कई बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ, मैंने उनको उनका अधिकार दिलाया। और अब आप देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यदि मुझे संसद तक पहुंचने का मौका मिलता है तो जो कानून बनने की बात होती है वो भी लोकसभा में होती है। तो जो मेरा ख्वाब था वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ का एक सीमित दायरा होता है और यहाँ हमारा जनता से सीधा संपर्क होता है। हम उनको सारी सुख दुख के भागीदार बन सकते हैं, विकास के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आपने प्रतिनिधित्व किया, आपके कई अभियान आपने ऐसे चलाए कि उनकी चर्चा आज भी राज्य में होती है, तो उनसे जुड़े कोई संस्मरण आप एक दो बता सकें जो आपके बहुत करीब। बिल्कुल, देखिए, एक मेरे दिल को छुआ। लड़कियां तो बाल विवाह रुकाने के लिए मेरे पास बहुत फ़ोन करती थी, परंतु जब एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मेरी उम्र जो है 20 वर्ष है, मेरा बाल विवाह हो रहा है और मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मेरा विवाह हो गया तो मेरे को फ़ौज में नहीं जा पाऊँगा, तो मैंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और कलेक्टर एसपी को वहाँ भिजवाया। पता चला कि परिवार में हलचल होने की वजह से उस लड़के का स्थान बदल दिया गया, उसको कहीं और ले जाया गया। उस लड़के ने मुझे मैसेज डाला कि मैडम मुझे पड़ोसी के घर में ऊपर वाले कमरे में बैठा दिया। तो पुलिस वालों को मैं गाइड करती रही, पड़ोस के कमरे में भेजा, फिर ऊपर भेजा, वो लड़का मिला, उस लड़के को रेस्क्यू करके हमने रखा। और जब वो लड़का फ़ौज में भर्ती हुआ और मैं दूसरी बार, मेरा जब कार्यकाल शुरू हुआ था, वो लड़का सबसे पहले मेरे पैर छूने आया। उसकी जो ज़िंदगी बनी फ़ौजी बनकर, वो मेरे दिल को बहुत छुआ। उसके अलावा एक बच्ची थी जिसके पिता शराबी थे, उन्हीं ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अलवर की घटना थी, भिवाड़ी की। तो जो उसके साथ सहेलियां खेलती थी, उन्होंने मुझे गुपचुप फ़ोन करके कहा कि मैडम हमारा नाम नहीं आना चाहिए, पर बच्ची के साथ उसके पिता ने ही किया और हमारे पंचायत के लोग इसको दबा रहे हैं, आप प्लीज़ हेल्प करिए। तुरंत प्रभाव से मैंने एसपी से कहा और बच्ची की जो राख थी उससे मैंने एफएसएल की रिपोर्ट निकलवाई, पिता के साथ मिली और फिर मैंने उनको सलाखों के पीछे भेजा। तो उन बच्चियों ने मुझे थैंक यू कार्ड भेजा और उनका विश्वास बढ़ा कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो और फिर वो कोई भी करे तो उसके साथ ये होता है। तो और भी ऐसे कई सारे वाक्य थे, पर ये दो ऐसे थे जिससे मुझे अंतरात्मा में खुशी हुई। एक मैम, गुजरात का हमने सुना, अभी बाहर बैठे थे आपके कार्यालय में, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई बच्चे शायद बाल मजदूरी के लिए ले गए गुजरात, वापस आप रेस्क्यू करके लिए हैं। जी बिल्कुल, लगभग 122 या 23 बच्चों को गुजरात ले गया था, नाबालिग बच्चों को। और गुजरात जब उनको लेके गए तो एक ही कमरे में बिना खाना दिए, बहुत कम मजदूरी में बच्चे रह रहे थे, जैसे इंसान नहीं रहते, उस तरह से बच्चों को रखा गया। जैसे ही मुझे शिकायत मिली, गुपचुप मैंने प्रशासन की मदद से, सरकार हमारी थी, मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया और सभी बच्चों को वहाँ से रिलीज़ करवाकर हम राजस्थान वापस लेकर आए। इसी तरह से अभी थोड़े ही दिन पहले एक लड़कों का तो हम सुनते ही है, पर कुछ लड़कियों को भी ले जाया जा रहा था जाडोल से, उदयपुर के पास, नमकीन के पैकेट बनवाने के लिए। तो मेरे पास जैसे ही खबर मिली, उन लड़कियों को भी मैंने फ्री करवा के हमारे गृह में रखा, शिक्षा से जुड़वाया और उनके जीवन को सही रास्ते पे लाया। अभी मैम, आप जब कैंपेनिंग कर रही हैं तो आपकी पार्टी ने, आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी कमर कसरत किया, बताइए। पूरी तरह से कार्यकर्ता, मैं जब सुबह 7 निकलती हूँ तब से लेकर रात आने तक भूखे प्यासे मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और जिस जगह पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो चुनावी समय है, कहीं 2 घंटे लेट पहुँचते हैं, कहीं 3 घंटे, कहीं कल तो 5 घंटे लेट हो गए, परंतु मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि फिर भी पूरा गांव जो था वो एकत्रित था 5 घंटे के बावजूद भी, और उसमें महिलाएं भी बराबर, क्योंकि महिलाओं में जोश और भी ज़्यादा है। पहली बार महिलाएं सांसद अपने साथ महिला को देख रही हैं, सांसद प्रत्याशी, तो वो आराम से सेल्फी ले रही हैं, मुझसे हाथ मिला रही हैं, तो बहुत खासा जोश है युवा बच्चियों में, महिलाओं में। तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सारे कार्यकर्ता साथ हैं। मारवाड़ की हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो कुछ गिनी चुनी महिला लीडर्स आती हैं मारवाड़ में, सांसद भी देख लें, एमएलएस भी देख लें। अगर ये लोकसभा जाने में कामयाब हो जाती हैं तो आप मारवाड़ में महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, आपका क्या विज़न है उसको लेके? बिल्कुल, देखिए, मैं चाहूँगी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और जो भी उनकी पसंद की चीज़ है उसमें वो आगे बढ़ें। मैं चाहूँगी महिलाएं राजनीति में भी आगे आएँ, तो मैं कई ऐसी बच्चियों में लीडरशिप क्वालिटी करवाऊंगी, उनको आगे लेकर आऊँगी और अपना उदाहरण पेश करूँगी कि मेरे पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स में नहीं था, परंतु मैं अपनी मेहनत और लगन पर आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत को समझती है और उनको तवज्जो देती है। तो बिल्कुल कांग्रेस की रीति नीतियाँ और ये सब लेके आएंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सशक्तिकरण जो महिलाओं का है बात, वो भी पूरा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूँगी।
अभी जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा विधानसभा में, राज्य में सरकार रही, तो जब आपने मंथन किया अपने पार्टी के सब साथियों के साथ, आपकी क्या कमी आपने आइडेंटिफाई की, आपको लगा होगा कि जिसमें अगली बार हमको सुधार करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारी योजनाओं में कोई कमी नहीं थी और गरीब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत शानदार योजनाएं, बेहतरीन योजनाएं थी। चाहे आप स्वास्थ्य को लेके ले लो, मुझे लगता है कि हम में कहीं कमी रही होगी, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, कि हम उनको गांव ढाणी तक शायद ना ले जा पाए हों, शायद हम ये ना बता पाए हों कि ये योजनाएं क्या हैं, किस तरह से आपकी जीवन यापन कुछ बदल रही हैं। और कई महिलाएं, कई पुरुष तो यहाँ तक राजस्थान सरकार की सब योजनाओं का लाभ तो ले रहे थे, परंतु फिर भी वो उसको भुना नहीं पा रहे थे कि ये हमको कौन दे रहा है। उनको इतना भ्रमित कर रखा था कि उनको लग रहा था कि ये सब केंद्र सरकार दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम नेताओं की, हम कार्यकर्ताओं की कमी रही होगी कि हम हमारी इन योजनाओं को सही तरीके से बता नहीं पाए। राहुल गांधी ने अभी ये बताया कि हमारे जो चुनावी कैंपेन के लिए जो चंदे का पैसा है उसको एक तरह से फ्रीज कर दिया या जमा कर दिया, हम कैंपेनिंग कर नहीं पा रहे, हमारे पास वो संसाधन नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं हो रहा जी। तो आपका उसके बारे में क्या सोचना है? बिल्कुल सही कहा आदरणीय राहुल गांधी जी ने। आप देखिए, चुनाव के वक्त इस तरह से सीज कर देना हमारे खाते, तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है। चुनाव होते हैं, सब पार्टियां अपना अपना बेस्ट करती है, बताती है हम क्या करेंगे, लेकिन इस तरह से खातों को फ्रीज कर देना ये वाकई में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पीपी चौधरी 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, चुनाव में उनका मुकाबला आप किस तरह देखती हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्र में मंत्री भी रहे हैं पीपी चौधरी जी, सांसद भी रहे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने तो पार्षद का ही चुनाव लड़ा है, परंतु उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि असफल कार्यकाल रहा है। ना तो वो लोगों के बीच में गए, उनके सुख दुख के भागीदार बने, ना उन्होंने कहीं विकास करवाया। ऐसा मैं नहीं, वहाँ जाने पे ग्रामीण वासी और स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कार्यकाल में कोई सोलर लाइट सिर्फ उन्होंने लगाई, उसमें भी काफ़ी कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। उसके अलावा कोई विकास उनका किसी भी क्षेत्र या ढाणी में नहीं था, ना लोगों से संपर्क था, ना वो किसी को व्यक्तिगत जानते हैं। तो एक कार्यकर्ता हूँ और मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ता जो है वो एक कार्यकर्ता को चुनना ज़्यादा पसंद करता है वीआईपी नेता की जगह। तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा 20 साल का जो कार्यकाल है वो भी जो काम के बलबूते मैं आगे बढ़ी हूँ और उसी के बलबूते सांसद का टिकट लाई हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत जागरूक हो गई है, ये देखेगी कि कौन हमारे विकास की बात करेगा, कौन हमारा सुख दुख का भागीदार बनेगा, तो जनता इसी तरह के नेता को पसंद करेगी। तो मुझे लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को है। अभी हमने देखा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और आप जिस अलायंस में है इंडिया, उनके नेता लगातार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को दुरुपयोग करती है और ईडी और सीबीआई का दबाव हमेशा नेताओं पर बना रहता है। आप इस चुनौती को किस तरह देखती हैं? बिल्कुल, देखिए आप किस तरह से ईडी को आना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से ईडी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ पर या अन्य पार्टी के नेताओं के यहाँ पे, घर पे जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगता है, जो सच बोलने लगता है, उनके यहाँ पहुँच जाती है। मैं बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के घर आज तक ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई? तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? तो लोग भी सब समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो कि अपने बलबूते पर 2 बार मुख्यमंत्री रह गए दिल्ली के, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डर सता रहा था केंद्र सरकार को, इसलिए उन्होंने इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया। सरकारें बहुत आई हैं, कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में बहुत रही है, परंतु आज तक किसी ने भी इस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जैसा पहली बार हो रहा है। अभी जब पाली लोकसभा क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रही हैं तो लोगों का आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही प्रेम, स्नेह व आशीर्वाद मिल रहा है और बुज़ुर्ग लोग बेटी करके संबोधन कर रहे हैं और साथ ही बहन बनकर संबोधन कर रहे हैं, और महिलाएं जिस तरह से गले लगा रही हैं, प्रेम दे रही हैं, तो वो सब देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतना प्रेम, स्नेह व आशीर्वाद मुझे पाली लोकसभा के सम्मानित निवासियों से मिल पा रहा है। थैंक यू मैम, इतनी चुनावी भागदौड़ के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ चर्चा की।